जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। साथियों इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और लास्ट में कमेंट करके साथियों बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो सरल वाक्य नहीं है का उदाहरण देना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये आपका सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, बाकी सरल वाक्य लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, ये सब सरल वाक्य हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। दिए गए वाक्य में इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है, न कि सरल वाक्य का। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जान लीजिए। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, ये सब क्या है, सरल वाक्य हैं। और संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और फिर भी, नहीं तो, किंतु, अतः, अथवा, परंतु आदि द्वारा जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे आप उदाहरण समझिए, उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण हो गए। और तीसरा नंबर का जो वाक्य है मिश्र वाक्य है, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो इस प्रकार के शब्द की, ठीक है, तो मिश्र वाक्य में आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका अर्थ बताना है, ढोल के अंदर पोल का क्या होगा अर्थ। कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। क्या होता है ढोल के अंदर पोल का मतलब। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, यही होता है ढोल के अंदर पोल। ठीक है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता है। क्या होगा का बरसा जब कृषि सुखाने का अर्थ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है, समय पर काम नहीं हो। ठीक है, का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक है, तो समय पर काम नहीं होना ही क्या होता है, का बरखा जब कृषि सुखाने। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई कार्य उचित समय पर न हो। ठीक है, शेष विकल्प आपके संगत हैं। अगला प्रश्न है, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ है। अपनी बातों से परेशान करना, बहस करना, बातूनी होना, बहुत तंग करना। तो क्या होता है नाको चने चबवाना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है, बहुत तंग करना होता है नाको चने चबवाना। ठीक है, देखिए नाको चने चबवाना बहुत तंग करना होता है, खिच खिच में पड़ना बहस करना, बक बक करना बहुत बोलना, बातूनी करना ये होता है, खोपड़ी खाना माने प्रश्न करके परेशान करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ मुहावरों के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म किस राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वाराणसी में। तो कहाँ पे हुआ था मन्नू भंडारी का जन्म। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ था मन्नू भंडारी का जन्म। ठीक है, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। क्रिया विशेषण, सुधाकर दिवाकर हिमकर, दुष्कर पीकर खाकर, हाथ किरण करना। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है हाथ, किरण और करना। ठीक है, ये कर शब्द के अनेकार्थक समूह हैं, हाथ, किरण और करना। ठीक है, विकल्प डी में दिए गए शब्द समूह हाथ, किरण, करना, कर शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह हैं। अगला प्रश्न है, मृषण का विपरीतार्थक शब्द होगा।
सुकुमार, चिक्कण, रुक्ष, नरम। तो मसृण, मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है रुक्ष। ठीक है, रुक्ष आपका राइट आंसर होगा। मृषिण का विपरीतार्थक शब्द रुक्ष होगा। अन्य शब्दों के विलोम जैसे सुकुमार का कमासु, चिक्कण का खुरदुरा, नरम का कड़ा कठोर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता? दुष्ट, गधा, तिनका, खरा। खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है खरा। ठीक है, खरा जो है वो खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जैसे दुष्ट, गधा, तिनका के लिए प्रयुक्त होता है। खरा शब्द खर के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि दुष्ट, तिनका एक राक्षस तथा गधा खर के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है अरुण शब्द का अनेकार्थी है सूर्य गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर, सिंदूर आँख, सूर्य नवीन। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर अरुण शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर तथा रक्तवर्ण आदि अरुण के अनेकार्थी शब्द हैं। अन्य विकल्प आपके असंगत हैं। पान वाला कैसा आदमी था? गोरा, मोटा, खुशमिजाज, गोरा, पतला, खुशमिजाज, काला, मोटा और खुशमिजाज, काला, क्रोधी और मोटा। तो साथियों ये है क्षितिज का गद्य खंड का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप गद्य खंड से भी क्वेश्चन करवाइए, तो हम गद्य खंड के भी क्वेश्चन लाना शुरू कर देंगे। इसके पहले हम पद्य खंड के क्वेश्चन लाते थे और अभी प्रैक्टिस सेट की वजह से थोड़ा उसको बंद किए हैं। बाकी 4-5 चैप्टर हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं पद्य खंड के। तो गद्य खंड और पद्य खंड किसी भी चैप्टर की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी और वो भी एक एक चैप्टर धीरे धीरे चलता रहेगा। तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, तो पान वाला कैसा आदमी था? तो आपका जो राइट आंसर है वो है काला, मोटा और खुशमिजाज। ठीक है, काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था पान वाला। अगला प्रश्न है आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो आप यात्रा न कीजिए यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, आप यात्रा न कीजिए, इसमें मना हो रहा है। आप यात्रा न कीजिए यह निषेधवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के निषेध का बोध हो, माने मना किया जा रहा हो, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आज हिंदी के अध्यापक नहीं आएंगे, ठीक है, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो ये सब क्या है? नहीं शब्द के माध्यम से निषेधवाचक वाक्य होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खा खुदा से क्या मांगते हैं? तो गद्य खंड से ही क्वेश्चन बने हैं, हमने इसलिए डाला है कि आप लोग उसका भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए, क्योंकि वो भी पहला पेपर होगा, हिंदी का पहला पेपर, क्षितिज भाग 2 से और कृतिका। ठीक है, तो इन सब पुस्तकों से भी हिंदी का फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना ज़रूरी होगा। तो इसलिए आप भी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और हमने पद्य खंड के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खा खुदा से क्या मांगते थे? परिवार की सलामती, अपनी खुशी, सच्चे सुर का वरदान, एक सहनाई। जब साथियों आप स्टोरी को पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? तो आपका जो राइट आंसर है वो सच्चे सुर का वरदान। बिस्मिल्लाह खा खुदा से मांगते थे सच्चे सुर का वरदान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खा जो है खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगा करते थे। अगला प्रश्न है सहस्त्रबाहु कौन था? राक्षस, सज्जन, शांत, क्रोधी। कौन था सहस्त्रबाहु? गद्य खंड से ही क्वेश्चन है। तो 4-5 क्वेश्चन हमने गद्य खंड से डाले हुए हैं, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें पहले पेपर की भी तैयारी करना चाहिए। तो सहस्त्रबाहु कौन था? तो वो एक राक्षस था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा व्यक्ति रूस का भाग्य विधाता है? स्टालिन, लेनिन, चर्चिल, इनमें से कोई नहीं। तो लेनिन जो है वो रूस का भाग्य विधाता है। संस्कृत की जननी है जिज्ञासा और कार्यशीलता, पेट भरने की इच्छा, तन ढकने की इच्छा, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृति की जननी है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है जिज्ञासा और कार्यशीलता संस्कृति की जननी है। ठीक है,
दिए गए शब्द का समास ज्ञात करना है। यथासंभव तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है। तो यथासंभव में कैसा किस प्रकार का समास है आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इस समास में अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समस्त पद अव्यय होता है वहाँ पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिक्षा को व्यापक क्यों कहा है? क्योंकि शिक्षा का प्रसार पूरी दुनिया में है। इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का भी समावेश होता है। इसके द्वारा मनुष्य बहुत सा धन कमा सकता है। शिक्षा की अनेक शाखाएं होती हैं। तो द्विवेदी जी ने शिक्षा को व्यापक क्यों कहा है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है, इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का भी समावेश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालकूट शब्द का शाब्दिक अर्थ है यमराज का भोज्य पदार्थ, अमृत, प्रसाद, विष। कालकूट शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो आपका जो राइट आंसर है वो है विष। ठीक है, विष आपका राइट आंसर होगा। कालकूट का जो अर्थ है वो विष होता है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन, सोमवन, नंदन कानन और आनंदवन। तो शास्त्रों में जो काशी है किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? वो हिंदी को देखना चाहते थे। ठीक है, हिंदी आपका राइट आंसर होगा, हिंदी को देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब, गुरु, शिष्य या मित्र। ये क्वेश्चन गद्य खंड से ही क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, बाल गोविंद भगत चैप्टर है। ठीक है, और रामकृष्ण बेनीपुरी ने लिखा है। तो बाल गोविंद कबीर को क्या मानते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है साहब मानते हैं। ठीक है, बाल गोविंद जो है कबीर को साहब मानते थे। नवाब साहब को क्या गंवारा न था? मझले दर्रे में यात्रा करते दिखाना, लेखक से बात करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? नवाब साहब को क्या गंवारा न था? तो आपको जो राइट आंसर है वो है मझले दर्रे में यात्रा करते दिखना। ये नवाब साहब को गंवारा न था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? आ, उ, बड़ी ई, ए। किसे संयुक्त स्वर माना गया है? तो जो ए है उसको संयुक्त स्वर माना गया है। ठीक है, ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है, आ प्लस ई मिल के ए बनता है, आ प्लस ए मिल के ऐ बनता है, आ प्लस उ मिल के ओ बनता है और आ प्लस ओ मिल के औ बनता है। आ, ई, उ, री को मूल स्वर माना जाता है। ठीक है, तो मूल स्वर ये हैं, बाकी ये सारे संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो कंठ तालु मूर्धा माने उच्चारण स्थान। आप याद रखिएगा, उच्चारण स्थान याद होगा तो वो आदमी प्रश्न को कर जाएगा। त, ग, प, च। तो कंठ का उच्चारण स्थान है, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ग। ठीक है, कंठ, कंठ से स्टार्ट होता है, फिर कंठ तालु मूर्धा, तो कंठ से ही होता है। क वर्ग, क वर्ग में आपका ग आता है, तो ग आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में ग का उच्चारण स्थान कंठ है, जबकि त, प तथा च का उच्चारण स्थान क्रमशः दंत की ओष्ठ और तालव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है देव। ठीक है, देव जो है वो भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही विकल्प नहीं है। बाकी बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प हैं। देखिए, देव शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है तथा देव का भाववाचक संज्ञा देवत्व होगा, जबकि अन्य शब्द बुद्धिमानी, बुढ़ापा तथा भिड़ंत भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समझ में, इस देव शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कब, किन्हें, उसको, कहाँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आपका जो राइट आंसर है वो है उसको। ठीक है, उसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बाकी कब, किन्हें, कहाँ
सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं, सर्वनाम। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, तो उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण समझ लो, कौन, क्या, किसको, कब आदि ये शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, अली बख्श खां, रसूलन बाई, अलाउद्दीन अहमद खां। कौन थे अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अली बख्श खां। अली बख्श खां थे अमीरुद्दीन शहनाई के गुरु। ठीक है, जो अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु थे वो अली बख्श खां थे। अगला प्रश्न है, आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य? कैसा वाक्य है? तो बताइए, आपका जो राइट आंसर है वो है विस्मयवाचक वाक्य है। आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है। देखिए, आहा जो है, हिमालय की प्रकृति मनमोहक है, विस्मयवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक या वाक्य या कह सकते हो विस्मयादिबोधक वाक्य। अब सुनिए, ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में विस्मय चिन्ह जो होता है का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सकर्मक क्रिया? तो राम श्याम की किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। आंसर अगर निकल के आ जाए तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? तो वहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया होगी, और आंसर ना निकले तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक आपका राइट आंसर होगा। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम? तो आज जो है कौन सा पद है बताना है, बताइए। तो क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर होगा। क्रिया विशेषण जो है, आज जो है वो क्रिया विशेषण पद है। ठीक है, देखिए, आज हमारी बारी है में आज क्रिया विशेषण पद है। वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य आज हमारी बारी है में आज कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद में कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण एक भेद है अव्यय का, विशेषण का, निपात का, वाच्य का? किसका भेद है क्रिया विशेषण? तो अव्यय का। ठीक है, अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण। अव्यय के मुख्यतः चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो समझ में आई बात, अव्यय किसे कहते हैं? जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े, तो वहाँ पे क्या होता है? अव्यय होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? में, से, ने, को? कौन सा है इनमें से कर्म कारक का चिन्ह? तो आपका जो राइट आंसर है वो है को। ठीक है, कारक आपको पूरा याद होना चाहिए। तो आइए हम कारक भी लेके आए हैं, कारक भी जानते हैं। दिए गए विकल्पों में जो को है, परसर्ग कर्म कारक का चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारकों का विधान किया गया है, जो परसर्ग सहित इस प्रकार हैं। ठीक है, तो आइए 8 कारक को जानते हैं। कारक हैं, परसर्ग हैं। कर्ता ने, कहीं ने मिले तो वो कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, आपादान यूज होता है कहीं से, जो से शब्द आएगा अलगाव में। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, मी, ये सब सारे शब्द आएंगे। अधिकरण में आएगा, पर आएगा, मेज पर रखी है। ठीक है, छत पर है, इस तरीके से। संबोधन में है, हो, अरे, अजी, ये सब परसर्ग आएंगे। ठीक है, तो ये सब कारक हैं, इसी से पहचान होती है। जैसे अपदान का अगर हम अलगाव से कैसे होगा, जैसे पेड़ से आम गिरा या प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी जा चुकी है, तो इस प्रकार के वाक्य अलगाव हुआ। पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम अलग हो गया, तो यहाँ पे अलगाव का। ठीक है, तो अपादान होगा।
इसी तरीके से कारक को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा बताना है, बताइए। तो अकाल पीड़ित में जो है वो तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मज। तो किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो किस शब्द से हम संबोधन करेंगे, तो आपका जो राइट आंसर है वो है माननीय महोदय। माननीय या महोदय लिखेंगे, माननीय महोदय फलाने जी। तो किसी अधिकारी को पत्र लिखने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और शब्दों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आइए वो भी जानते हैं। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो अधिकारी के लिए माननीय महोदय का संबोधन किया जाता है। मित्र को लिखे पत्र में संबोधन प्रिय मित्र, मित्र को लिखना है तो आप प्रिय मित्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु को लिखे पत्र में संबोधन क्या आप आदरणीय, ठीक है। पुत्र को लिखे पत्र में प्रिय आत्मज, और अगर पिता को लिख रहे हैं तो आप पूजनीय, पूजनीय पिता, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र। तो मित्र को पत्र जो होगा, मित्र को पत्र वो वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। च तालव्य महाप्राण, ख महाप्राण कंठ, त अल्पप्राण दंत्य, म अगोष्ठ सघोष। तो कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। तो च जो है तालव्य महाप्राण ये आपका अशुद्ध है, तो आपको उच्चारण स्थान, ये प्रश्न को करने के लिए उच्चारण स्थान आना अनिवार्य है। और महाप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष ये चारों आने चाहिए, तब जाके आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो अशुद्ध है वो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए च तालव्य महाप्राण अशुद्ध है। च तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण होकर अल्प प्राण ध्वनि है, ठीक है। शेष ध्वनि एवं संबंधित विवरण शुद्ध है। तो बस एक ही कमी थी, तालव्य तो था लेकिन वो महाप्राण होकर वो अल्प प्राण था, ठीक है। अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो च जो है वो पहले के अंतर्गत आएगा तो अल्प प्राण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पशु चर रहे हैं, कौन सी संज्ञा है, पशु। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु में सारे पशु आ जाएंगे। जहाँ समस्त जाति का बोध होता है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, बच्चा आदि सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है मैं अपना काम आप करूँगा, मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो जो ये आप शब्द है ना, इसमें अधोरेखित आप कर लीजिए, रेखांकित पद कर लीजिए, आप यहाँ पे रेखांकित कर लीजिए। तो आप जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए मैं अपना काम आप अपने आप करूँगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार निजवाचक है। वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा। ये है वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग हो वहाँ पे निजवाचक। तो आप जो है ना, अपने आप, वो अपने लिए प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप, अपना, अपने आप आदि। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं,
मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह इत्यादि आते हैं। तो ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आते हैं निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आता है, और पुरुषवाचक में ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, चमकना, गिराना, देना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो कौन सा है प्रेरणार्थक क्रिया, बताइए। तो गिराना, गिराना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। गिराना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक तथा कर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। याद रखिएगा, आना जोड़ देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो गिराना में आना जोड़ा गया है। ठीक है, आना प्रत्यय, तो जब यहाँ पे आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो गिर से गिराना बना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, होगा। और गिरवाना हो जाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कर से कराना प्रथम प्रेरणार्थक, करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है कालवाचक, क्योंकि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, समय बताया जा रहा है कि कब बना रही खाना, सुबह बना रही हैं। दिए गए वाक्य में कालवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ समय का बोध हो रहा है। आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थानवाचक में स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर उधर। और दिशावाचक में दिशा का बोध होता है, जैसे इधर उधर, दूर, परे, अलग, दाहिने बाएं, आर पार। ठीक है, तो ये दिशावाचक में आएंगे। रीतिवाचक में जो आएंगे प्रकार, निश्चय, कारण, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, अवधारणा आदि शब्द रीतिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, दोनों या कोई नहीं। क्या कहते हैं समुच्चय बोधक को? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अविकारी। समुच्चय बोधक को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी होते हैं ये। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित माने अविकारी रहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। ठीक है, तो दो वाक्यों को जो परस्पर जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं, और यह अविकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक, सृजनात्मक, अलगावात्मक, रचनात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम जो होगा साथियों वो होगा धनात्मक। ठीक है, धनात्मक आपका राइट आंसर होगा। देखिए और भी विलोम शब्द हैं। सृजन का होता है विनाश, अलगाव का लगाव, रचना का ध्वंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? अज्ञेय जी की, शिव प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद। अगर गद्य खंड आप लोगों ने पढ़ा होता तो शायद इस क्वेश्चन को कर लिए होते, क्योंकि गद्य खंड से ही ये क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वो अज्ञेय जी की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है मैं क्यों लिखता हूँ। इनकी और भी रचनाएं हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे आदि रचनाएं क्या हैं? अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। कौन सा कारक है बताना है। उससे अच्छे तो आप हैं, बताइए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? अपादान कारक है, क्योंकि उससे अच्छे तो आप हैं यहाँ पे अलगाव कर दिया गया है। फलाने व्यक्ति से आप अच्छे हैं माने आप अलग हो गए, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है तो उसमें में अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? ये भी गद्य खंड का क्वेश्चन है। तो और साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हम जो भी प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, 5 प्रैक्टिस सेट हुई है हिंदी की, तो इसमें हम 45 क्वेश्चन लेके आते हैं। 45 क्वेश्चन में आप कितने कर पाते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और प्रश्न को अभी सॉल्व कर लेते हैं। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती था, दुकानदारी था, पुस्तक विक्रेता था, या इनमें से कोई नहीं था। तो बाल गोविंद भगत एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था। तो बाल गोविंद का जो व्यवसाय था वो खेती करना था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर खेती होगा। तो साथियों ये थे आपके 45 क्वेश्चन। देखिए बाल गोविंद का व्यवसाय खेती करना था। और बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा एक प्रकार का रेखा चित्र है और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो साथियों ये थे आपके टोटल 45 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।